हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन क्या है, सॉलिड स्टेट में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट क्रिस्टल सिस्टम को स्टडी करेंगे। देखो, मैं आपको क्या है इसमें शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा। एग्जैक्टली क्या है कि भाई उसको देख के पढ़ना बड़ा आसान सा है, लेकिन जब उसके क्वेश्चंस का आंसर देना होता है तो आपको वो मेमोराइज करना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो अपन क्या है, क्रिस्टल सिस्टम के लिए एक शॉर्ट ट्रिक स्टडी करेंगे। क्या है शॉर्ट ट्रिक, वो अपन देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन कि क्रिस्टल सिस्टम का क्या मीनिंग है और कैसे सारी बात आई। तो सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर अपन ने कहा एक यूनिट सेल को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले यूनिट सेल की बात करें तो यूनिट सेल क्या होता है, द मिनिमम यूनिट ऑफ crystalline solid whose repetition provide complete crystal structure। देखो क्या है, ये क्या होता है आपके पास, जो कंप्लीट क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसका मिनिमम यूनिट है जिसके रिपीटेशन से क्या होगा, कंप्लीट क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाएगा, कंप्लीट क्रिस्टलाइन सॉलिड बन जाएगा। अब आप ध्यान दें क्या है इसके अंदर, आप सभी ध्यान देना। जैसे मान लो ये आपके पास था इस तरीके से, ये देखो। अब मान लो ये यूनिट सेल, ठीक है। तो आप ये देखें, इसके मिनिमम यूनिट को मिनिमम के रिपीटेशन से आपको क्या है, ये वाले क्या हो गया, इस तरीके से ये आगे बढ़ता रहेगा तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, यूनिट सेल हो गया। अब वो ये कहता है कि जब इस तरीके से यूनिट सेल बनती है तो जो यूनिट सेल है उसके जो टाइप्स बनेंगे उसको अपन कितने कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। तो इसके लिए इसने क्रिस्टल सिस्टम को बताया है। तो क्रिस्टल सिस्टम के लिए इसने सबसे पहले क्या है, दो चीजों को डिफाइन किया है। एक तो इसने बोला है कि एक तो क्या होता है, इंटरफेशियल एंगल्स, जो फेसेस के बीच में एंगल होता है। तो जैसे ये है, ये तो ये वाली फेस और इस फेस के बीच में एंगल, ये एंगल, तो ये कोई अल्फा बीटा गामा, इस तरीके से कोई भी अल्फा बीटा गामा। और दूसरा क्या होता है आपके पास, जो लेंथ होती है, ठीक है भाई। जैसे ये अपन ने ले लिया तो ये लेंथ है, कोई यहाँ तक ए है, ये बी है, ये सी है। तो इस बिहाफ पर इसने पूरे क्रिस्टल सिस्टम को समझाया। अब इसमें क्या है, एक कॉमन सी एक खास बात अपन बात करेंगे, आप ध्यान देना सब। भाई ये कहता है कि इसमें आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे और इसको ढंग से समझेंगे। देखो ये कहता है आप कोई सी भी लेंथ, आपने इस लेंथ को क्या ले लिया, ए ले लिया, तो इसके ठीक सामने क्या होगा, अल्फा होगा। अगर आपने इसको बी लिया है तो इसके ठीक सामने बीटा होगा, इसको सी लिया है तो इसके ठीक सामने क्या होगा, गामा। ये खास बात है और आपको मच बेटर इस एग्जांपल में समझ में आएगी। जैसे बात करें अपन हेक्सागोनल की बात करें, हेक्सागोनल, ठीक है। तो हेक्सागोनल के अंदर आप ध्यान दें, देखो अपने को पता है ये और ये लेंथ क्या होती है, जैसे ए और बी है, ये लेंथ क्या है आपके पास, सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि a इज इक्वल टू बी, और मुझे पता है कि ये जो c है इज नॉट इक्वल टू c होगा। तो a के सामने क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा, b के ठीक सामने क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। तो अल्फा और बीटा तो आपके पास 90 डिग्री हो जाएंगे,
जबकि गामा कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो मैं आपको केवल अभी शॉर्ट ट्रिक की बात नहीं करी, शॉर्ट ट्रिक आने वाली है, पर मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बड़ा मीनिंगफुल है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ए के ठीक सामने वाला जो एंगल होगा वो अल्फा होगा, बी के ठीक सामने वाला बीटा होगा और सी के ठीक सामने वाला क्या होगा, गामा। तो अभी आप जिस बात पे फोकस करेंगे, क्योंकि आगे जो अपन शॉर्ट ट्रिक पढ़ने वाले हैं वो अपनी जगह पर आपको मीनिंग भी पता होना चाहिए कि अपन यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। और यूनिट सेल क्या है, पूरा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसकी जो मिनिमम यूनिट है, मतलब ये वाली यूनिट चूज करिए जिसके रिपीटेशन से कंप्लीट क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। हाँ, तो अब आगे देखें आप, अपन ये कहते हैं देयर आर टोटल 7 crystal systems in which total 14 brevis lattice are present। दो कोई भी क्रिस्टल सिस्टम है, जैसे अपन बात करें क्यूबिक की, ठीक है, तो क्यूबिक के अंदर क्या होगा, केवल सिंपल क्यूबिक, बीसीसी एंड एफसीसी। तो ये जो इसके अंदर, इसमें इस सिस्टम की सब कैटेगरी मान लें आप, तो इसके अंदर जो ब्रेविस लैटिस होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, 3। तो क्रिस्टल सिस्टम तो 1 था और इसके जो ब्रेविस लैटिस थे वो टोटल कितने थे, 3 थे। तो कहता है 7 क्रिस्टल सिस्टम के अंदर जो टोटल ब्रेविस लैटिस आते हैं वो आपके पास कितने आते हैं, 14 आते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान देना, इसको अपन एक टेबल की फॉर्म में, जैसे मैंने बोला यही मेन शॉर्ट ट्रिक, तो एक टेबल की फॉर्म में इसको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं क्रिस्टल सिस्टम की, तो यहाँ अपन लिख रहे हैं क्रिस्टल सिस्टम लिख रहे हैं, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं कि यहाँ पर लेंथ, विड्थ और हाइट की, यहाँ पर अपन बात करते हैं अल्फा, बीटा, गामा, मतलब इंटरफेशियल एंगल्स की बात करते हैं। और यहाँ पर अपन बात करेंगे ब्रेविस लैटिस की, ठीक। तो आप देखना अभी शॉर्ट ट्रिक कैसे करें। फर्स्ट नंबर, ठीक है, अपन इसको टेबल की फॉर्म में, ये फर्स्ट नंबर था आपके पास, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर, ये फोर्थ नंबर, फिफ्थ, एंड देन लास्ट 7। देखिए मैंने एक बार टेबल बना दी, आपको याद करने में, देखने में सुविधा रहेगी, ठीक है। आप ध्यान देना, सबसे पहले इसको याद करने का तरीका ये है, अपन बोलेंगे केमिस्ट्री टीचर ऑफिस में हंसती रहती थी, ठीक है। तो इस तरीके से एक शॉर्ट ट्रिक बना ली अपन, ठीक है, केमिस्ट्री टीचर ऑफिस में हंसती रहती। अब देखो आपको याद करने में क्या सुविधा रहेगी, सी से यहाँ पर ये कौन सा सिस्टम आ जाएगा, क्यूबिक आ जाएगा। टीई, थोड़ा ई पे भी ध्यान देंगे स्पेलिंग पे, तो ये आएगा अपने पास टेट्रागोनल, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा ऑर्थो और रोम्बिक, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा मोनोक्लिनिकल, ठीक है। ये आपके पास हेक्सागोनल आ जाएगा, हेक्सागोनल, ये आपके पास आ जाएगा रोम्बो
एच होता है, रोम्बो हेड्रल। देखो मैं यहाँ पर एक चीज और बता दूं, बड़ा स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। ये टीचर टी ई स्पेलिंग में आ रहा है, इसका एक नाम और होता है, ठीक है। टी आई आ रहा है ना स्पेलिंग में, ट्राइगोनल, इसका एक नाम और होता है ट्राइगोनल, ठीक है। कई बार इससे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, पर आप इस शॉर्ट ट्रिक में ये भी खास बात है, यहाँ टी आई आ रहा है, यहाँ टी ई आ रहा है, ये टेट्रागोनल है और ये क्या है, ट्राइगोनल। और लास्ट वाला आपके पास ट्राइक्लिनिक है, ठीक है। अब देखो अपन बात करते हैं ये याद करने का कैसे तरीका। तो सबसे पहले तो मैं बिल्कुल लास्ट वाले को याद कर लेता हूँ, 7th नंबर में मैं इसको यूं बोलता हूँ, नथिंग इज इक्वल, नथिंग इज इक्वल, कुछ भी इक्वल नहीं है। तो A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और देखते हैं भाई, अच्छा ये कैसे याद करेंगे, इसको ध्यान दें। आप सबसे पहले क्या लिखना है, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, सब जगह मैंने ये लिखा, ठीक। अब ध्यान देना, क्यूबिक में मुझे पता है ये होता ही। इसके बाद आप क्या करेंगे, एक कट इस तरफ से, एक कट, फिर ये दो कट, ये दोनों इक्वल होते हैं, थर्ड एंड फोर्थ, तो ये दो कट, ये और ये इक्वल होते हैं, तो ये एक कट, ये और ये इक्वल होते हैं, तो ये बहुत आसान तरीका है ये याद, ठीक। इसके बाद रोम्बोहेड्रल की भी खास बात क्या है कि ये क्यूबिक के, रोम्बोहेड्रल क्या है, क्यूबिक के इक्विवेलेंट, ये क्यूबिक के इक्विवेलेंट, ओनली वन डिफरेंस, केवल एक डिफरेंस आता है। आप वो डिफरेंस क्या आता है मैं वो लिखता हूँ, ठीक, अल्फा बीटा और गामा। ये भी तो अपने को क्यूबिक का पता ही है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, तो सबसे आसान क्यूबिक है। ABC भी इक्वल, अल्फा बीटा गामा कितना होता है, 90 डिग्री। इसमें भी ये सब इक्वल है, बस एक ही डिफरेंस है, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो आप एक खास बात पे ध्यान दें, जो रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल है और जो क्यूबिक है वो बिल्कुल सेम है, ABC भी इक्वल है, ABC भी इक्वल है, अल्फा बीटा गामा, केवल यहीं पर आकर इसमें चेंज आ रहा है, तो केवल यहीं पर आकर चेंज आ रहा है, ठीक। अब अपन बात करें तो शुरू वाले तीन तो बिल्कुल सेम होते हैं, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री, अल्फा बीटा गामा, ये कितने हो गए 90। तो मैं ये कहता हूँ शुरू वाले तीन तो क्या है, बिल्कुल सेम। अब इन दो की बात करें तो अब आप ध्यान देना, इन दो में भाई हेक्सागोनल का मैंने आपको बताया ही था कि अल्फा, अभी थोड़ा डिस्कशन किया, अल्फा और बीटा ये तो 90 डिग्री होते हैं, और गामा हेक्सागोनल में एक एंगल कितना होगा 120 डिग्री, लेकिन वो ध्यान रखना है आपको, गामा ही कितना होगा 120 डिग्री। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें सही मायनों में आप मेमोराइज करना है तो केवल एक ही मेमोराइज करें, वो कौन सा है, ये वाला अल्फा और गामा, ये तो क्या होते हैं 90 डिग्री, लेकिन बीटा इज नॉट इक्वल टू 90। तो आप ध्यान दें, तो जितनी मैंने टेबल बनाई मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, आप दो बार जैसा मैं बोल रहा हूँ आप लिखेंगे, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, ठीक है। केमिस्ट्री टीचर ऑफिस में हंसती रहती थी, सी से क्यूबिक, टेट्रागोनल, ओ से ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक कुछ भी इक्वल नहीं, ठीक है। क्यूबिक और जो रोम्बोहेड्रल है वो बिल्कुल सेम, केवल नॉट इक्वल टू 90। इधर से एक कट, दो कट, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, ये और ये सेम, ठीक है। इसके बाद बात करें, पहले तीन तो क्यूबिक जैसे ही, लास्ट वाला अपन देख ही चुके हैं, कुछ भी इक्वल नहीं, उससे अबव वाले में केवल 90 वाला, और हेक्सागोनल का अपने को ध्यान रहता है दो, लेकिन दो में अल्फा बीटा क्या है 90 डिग्री,
गामा कितना है 120। तो सही मायनों में अगर मैं फिर बोल रहा हूँ आपको थोड़ा बहुत याद रखना है तो इसमें वो यही याद है, ठीक। इसके बाद क्या है, ब्रेवियस लेटर्स को भी देखो, इसको भी याद करने का मैं आपको तरीका बताऊँ। क्या होता है इसमें, देखो अपने टीथ होते हैं 32, तो आप यूँ याद रखें 32, ये आ गया 3, ये 2, 32, फिर ये आ गया 42, 32 के बाद 42, फिर ये 1 1 और 1, लास्ट में 1 1। आप सम करो, 5 आ गया, 9 आ गया, 2 कितना आ गया 11 और 3, ये टोटल सम कितना आ जाएगा 14। और ब्रेवियस लेटर्स होते भी कितने होते हैं आपके पास 14 होते हैं, ठीक। 3 का मतलब क्या है, एक तो एस आ जाएगा सिंपल क्यूबिक, ठीक है, एस, और इसके बाद क्या है बी और एस, ठीक। 2 में केवल ये दो रहेंगे एस बी, सिंपल और बॉडी साइज। 4 में एक नया इंट्रोड्यूस करेंगे एस बी एफ एंड ई को अपन बोलते हैं एंड सेंटर, ठीक। तो एंड सेंटर्ड का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगा। इस वाले में क्या है, पहले 2 लिए थे, अब लास्ट वाले 2 ले लेते हैं, तो ये एस और ये एस आ जाएगा, ये एस, बाकी सिंपल है। तो ब्रेवियस लेटर्स भी कितने हैं एक सिस्टम के अंदर, और दूसरा क्या है कि कौन कौन से हैं ये भी, मतलब हालांकि इस पे क्लियरली पूछे जाते हैं, पर है ना आपको, क्योंकि एनसीईआरटी में सारी चीज गिवन है, आपको मेमोराइज होना चाहिए। इस तरीके से आप मेमोराइज करेंगे तो बिल्कुल आपको ध्यान देना। लास्ट वाले को फिर बोल देगा, आप ध्यान दें 32 42 11 एस बी एस, इसके बाद 2 वाले में एस और बी, फिर 4 वाले में ई और इंट्रोड्यूस किया, ई क्या है ये भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। और 2 वाले में फिर लास्ट को, पहले फर्स्ट को दिए थे, फर्स्ट और लास्ट ले लिया, बाकी सिंपल सिंपल सिंपल। इन पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, और आजकल क्या है भाई, पहले तो ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, पर अभी एनटीए जब से पेपर ले रहा है, इस टाइप की बात करें तो आजकल ये मेमोराइज करने वाली चीज़ें भी एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसलिए आप इसको बिल्कुल अवॉइड नहीं करें, आप इसको याद करें। और मैं बिल्कुल श्योर है कि ये टेबल आपके लिए पहले प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, पर आप इस तरीके से जैसा मैंने बताया 1-2 बार भी लिखेंगे तो आपको 100% याद रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, अब ये देखते हैं इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब आप देखें इसमें एस बी एफ ई का मतलब क्या है। सबसे पहले अपन देखते हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ एस। एस से मैं कहना चाहता हूँ सिंपल। तो जैसे क्या है, अगर क्यूबिक सिस्टम, ठीक है, तो इसमें क्या है, सिंपल क्यूबिक का मीनिंग क्या है कि जो एटम्स होंगे वो कहाँ पर होंगे, 8 कॉर्नर्स पर। तो एटम्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, 8 कॉर्नर्स। अगर बी की बात करें तो ये है बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर का मतलब है 8 कॉर्नर तो है ही, प्लस एक बॉडी सेंटर भी एक्स्ट्रा होगा, तो ये बॉडी सेंटर का मीनिंग है। 8 कॉर्नर्स तो है ही आपके पास ऑक्यूपाइड, प्लस क्या हो गया, एक बॉडी सेंटर। अगर अपन बात करें तो नंबर दे देते हैं, थर्ड नंबर एफ की बात करें तो ये हो जाएगा फेस सेंटर। इसका मतलब 8 कॉर्नर्स तो हैं ही, प्लस 6 फेस सेंटर। क्यूबिक के केस में ये हो जाएगा, तो आप देखें क्या हो जाएगा इसका मतलब, जैसे ये बात करें तो 8 कॉर्नर्स तो ऑक्यूपाइड हैं, साथ में 6 फेस सेंटर। ये बात करें 4 तो ये हो गए, एक सामने वाला एक पीछे वाला, तो टोटल कितने फेस सेंटर हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। फोर्थ बात करें तो इसको बोलते हैं अपन एंड सेंटर्ड, ठीक है, और इसको ऐसा भी लिखते हैं एंड फेस सेंटर्ड। इसमें क्या होगा, 8 कॉर्नर्स तो होंगे, प्लस जो आमने सामने वाले 2 फेस सेंटर भी ऑक्यूपाइड होंगे। तो इसमें कैसे आता है आप देखना डायग्राम, कोई भी दो आमने सामने। इवन पता है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे क्वेश्चन पूछे हैं, ये भी पूछा हुआ है
इन अनसेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम, मतलब हाइपोथेटिकल मान लिया उसने, तो हाउ मेनी क्या है फेसेस आर ऑक्यूपाइड, तो केवल 2 फेस सेंटर्ड ही क्या होंगे, ऑक्यूपाइड होंगे। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, आप देखो क्वेश्चन मैच बॉक्स, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन, मैच बॉक्स इज एग्जांपल ऑफ, अब सॉल्यूशन की बात करते हैं, आप ध्यान देना इसका सॉल्यूशन। तो अपने को पता है, आपने मैच बॉक्स माचिस की डब्बी देखी है, ए बी और सी ये तीनों इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन अल्फा बीटा और गामा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और कितना होते हैं 90 डिग्री। तो देखो केमिस्ट्री टीचर ऑफिस में भाई ये था आपके पास, ए बी सी था, ए बी सी ये था, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट, लेकिन पहले तीन ये क्या थे, अल्फा बीटा गामा, ये कितने थे 90 डिग्री। तो अपने तुरंत ही पकड़ में आ गया कि ये एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल क्या हो गया आपके पास, ऑर्थो और रोम्बस, ये ऑर्थो रोम्बस। फिर इसने क्वेश्चन 2, ये भी एग्जाम में आया होगा, ठीक है, टेट्रागोनल, टेट्रागोनल पूछा, ए बी सी, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अल्फा बीटा गामा ये, आप सॉल्यूशन पे जाना, ठीक है। तो अपन ने कहा कि केमिस्ट्री टीचर के समय पीई, तो मुझे तुरंत ही पकड़ में आ गया कि ये वाला क्या था मेरे पास, टेट्रागोनल, टेट्रागोनल। तो टेट्रागोनल में अब क्या होगा सेकंड नंबर पे, तो सेकंड नंबर का आप देखेंगे तो ए इज बी इज नॉट इक्वल टू सी, लेकिन अल्फा बीटा और गामा कितना आ गया 90 डिग्री। तो आप ऐसा है, अगर वो शॉर्ट ट्रिक याद करते हैं तो मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आप ऐसे किसी भी क्वेश्चन का बहुत इजीली जवाब दे सकते हैं। इवन एग्जाम में ये भी पूछा हुआ है कि मोस्ट अनसिमेट्रिकल कौन सा होता है, तो मैंने लास्ट में लिखा ना कि जो केमिस्ट्री टीचर ऑफिस में हंसती रहती थी, ट्राई क्लिनिक, जो ट्राई क्लिनिक है वो मोस्ट अनसिस्टमेटिक है, जो मोस्ट आइडेंटिकल होता है क्यूबिक सिस्टम के, तो जो सेकंड लास्ट है, तो केमिस्ट्री टीचर ऑफिस में हंसती रहती, आर रोम्बोहेड्रल, और स्पेलिंग के हिसाब से क्या होगा, उसको मैंने जो आपको बताया था हंसती टी आई, तो उसका मतलब ट्राई रोम्बोहेड्रल। तो इस तरीके से क्या है, जब आप ये शॉर्ट ट्रिक याद करेंगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस का जो इससे रिलेटेड है उनका इजीली जवाब दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको एक और नई बात सिखाई है, ई का मतलब क्या है, एंड फेस सेंटर्ड, एंड फेस सेंटर्ड में 8 कॉर्नर्स तो ऑक्यूपाइड है ही, साथ में 2 आमने सामने के फेस सेंटर भी क्या है ऑक्यूपाइड। अब देखो अपन ने क्रिस्टल सिस्टम की बात कर ली, अब आपको एक खास बात बताओ, इस क्वेश्चन में जो क्रिस्टल सिस्टम है उसमें भी जो मैक्सिमम है अपना पूरा चैप्टर डील करेगा क्यूबिक सिस्टम। तो अपन क्या है सबसे पहले क्यूब के बारे में सारी स्टडी करें। तो आप देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस ऑफ क्यूब। तो मैंने क्या किया, एक क्यूब का डायग्राम बनाया, तो देखो अगर इसमें ये बात करें तो ये आपके पास क्या है कॉर्नर्स, तो आपको पता होनी चाहिए कि जो टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर, इसको सी से लिखूंगा, ये कितने होते हैं आपके पास 3। इसके बाद बात करें तो ये यहाँ से चले क्या, तो बिल्कुल बीचों बीच क्या है बॉडी सेंटर है, अपन क्या बोलेंगे नंबर ऑफ बॉडी सेंटर की बात करें, बॉडी सेंटर, इसको मैं बीसी से लिखूंगा, ये मुझे पता है कि एक ही है, ठीक। फिर अपन बात करते हैं सेंटर, तो आप देखो ये है, ये आपके पास इस फेस का सेंटर आ गया,
एक फेस सेंटर, 2, 3, 4। अच्छा, इसी में आप ध्यान देना, ये देखो फ्रंट फेस का भी एक सेंटर आएगा, तो ये फ्रंट, ये पीछे वाले का, अपन क्या बोलेंगे, ये टोटल क्या हो जाएंगे, फेस सेंटर्स हो जाएंगे, जिसको मैं FC से लिखूंगा। ये टोटल एक क्यूब के अंदर के, हाँ तो देखो मैं अभी आपको क्या बता रहा था कि ये है एजेस के सेंटर। तो अब क्या है आपके पास, जो ये एजेस के सेंटर होंगे, तो इसको मैं लिख रहा हूं एज सेंटर्स, ठीक है। इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा EC से, तो नंबर ऑफ एजेस के सेंटर आपके पास कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास 7 8 9 10 11 एंड 12। तो ये आपको पता होने चाहिए टोटल कितने होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप ध्यान दो, देखो जैसे ये बोर्ड है, तो यहां पर क्या है, यूं अपोजिट जो लाइन खींचेंगे, मतलब ये वाला क्या होगा आपके पास, इसको मैं नाम क्या दूंगा, फेस डायगोनल, फेस डायगोनल, इसको मैं लिखूंगा FD से, और ये टोटल नंबर कितने होंगे, 12। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये 12 क्यों, ठीक है। एक फेस पे कितने आएंगे, 2 डायगोनल्स आएंगे, तो टोटल 6 फेसेस पे कितने डायगोनल्स आ जाएंगे, 12 डायगोनल्स आ जाएंगे। और देखो अगर मैं यहां से ये लाइन खींचता हूं, यहां से ये पूरी, ठीक है, ये पूरी यहां से ये पूरी, ठीक है। तो आप ध्यान देना, इसको अपन बोलते हैं, इस वाली लाइन को बोलते हैं बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल, ठीक है। इसको मैं BD से लिखूंगा। तो एक कमरे के अंदर क्या होता है, दो अपोजिट कॉर्नर, फिर यहां से मतलब टोटल कितने आ जाएंगे, बॉडी डायगोनल कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। तो आप ध्यान दें, ये बहुत छोटे छोटे स्पेसिफिकेशंस हैं कि एक क्यूब के अंदर आपको पता होने चाहिए टोटल कॉर्नर्स 8 होते हैं, टोटल बॉडी सेंटर 1 होते हैं, फेस सेंटर 6 होते हैं, एजेस के सेंटर 12 होते हैं, बॉडी डायगोनल 4 होते हैं, और फेस डायगोनल कितने होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है। इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ, ए नाम दे देता हूँ। इसके अलावा कुछ और बातें भी आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, इसको मैं B नाम से दूंगा, नंबर ऑफ ऑल्टरनेट कॉर्नर, ठीक है। ऑल्टरनेट कॉर्नर मतलब एक छोड़कर एक कॉर्नर, तो आप ध्यान दो ऑल्टरनेट कॉर्नर कितने होंगे। अगर आपने ये कॉर्नर लिया तो ये वाला तो कॉन्टिन्यूटी में, नेक्स्ट ये हो जाएगा, इसकी ये दोनों कॉन्टिन्यूटी में, नेक्स्ट ये हो जाएगा, इसके ये और ये कॉन्टिन्यूटी में ये, तो ऑल्टरनेट कॉर्नर के नंबर्स कितने आएंगे, 4। लेकिन आप ध्यान रखेंगे ऑल्टरनेट फेस सेंटर, ऑल्टरनेट फेस सेंटर, ठीक है। तो ऑल्टरनेट फेस सेंटर, अब आप ध्यान देना ऑल्टरनेट फेस सेंटर कितने होंगे, देखो अगर ये वाला लिया ना फेस, तो ये कॉन्टिन्यूटी में है, ये कॉन्टिन्यूटी में है, सामने वाला भी कॉन्टिन्यूटी में, या आप यूं ध्यान रखें केवल 2 ही फेस सेंटर होंगे, तो ऑल्टरनेट फेस सेंटर कितने होंगे, 2, ठीक है। फिर बात करें ऑल्टरनेट एज सेंटर, ठीक। तो अपन इसकी बात करें ऑल्टरनेट एज सेंटर की, तो क्या होगा, आप ध्यान देना, इसको डायग्राम से समझिए। अगर मान लो मैंने ये कॉर्नर लिया, तो ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी, बस ये आएगा, इसका या किसी का भी दूसरा ऑल्टरनेट ये आएगा और ये आएगा, तो इनके नंबर्स भी कितने आएंगे, 4। मैं आपको एक बात क्लियर करूँगा, बहुत बार क्या होता है, स्टूडेंट क्या करता है कि सर ऑल्टरनेट का मतलब है आगे ले लेगा, तो बाई चांस क्या है कि इस वाले में तो सूटेबल बैठता है कॉर्नर, पर ये नहीं, आपके ऑल्टरनेट कॉर्नर्स कितने होते हैं, 4, ऑल्टरनेट फेस सेंटर कितने होते हैं, 2, ऑल्टरनेट एज सेंटर कितने होते हैं, ये 6 है लेकिन ये 2 आ रहा है, ये 12 है लेकिन 4 आ रहा है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। इसके बाद बात कुछ लेंथ की बात करते हैं, लेंथ का क्या मतलब है वो मैं समझाता हूँ। मान लो मैंने इसको अपन बोलते हैं एज लाइन,
या सेल लेंथ भी बोलते हैं, इसको इसने बोल दिया ए। तो अब आप ध्यान देना किन किन डिस्टेंसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो ये लेंथ ए थी, ये ए थी, ये आपके पास क्या आ गया, फेस डायगोनल। तो पहली लेंथ निकालता हूं मैं फेस डायगोनल, आप कैसे भी समझ लें, ठीक है। फेस डायगोनल भाई अपने पास एक तरीके से क्या हो गया, ये लेंथ ए हो गई, ये एफ डी आ गया। तो मुझे पता है पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, ये पाइथागोरस, इसको एक्स मान लिया, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2a² आ गया। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2a। तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी, √2a, ठीक है। अगर वो ये कह रहा है, इस लेंथ की बात कर रहा है, इस लेंथ, इसको अपन बोलते हैं बॉडी डायगोनल। तो आप ध्यान दो, बॉडी डायगोनल को अगर ये y बोल रहा है, तो मुझे पता है ये लेंथ और यहां से यहां तक, आप ध्यान से समझ और आसान करते हैं इसको। ये देखो, ये है आपके पास a है, ये डिस्टेंस कितनी है, √2 है, a है, और ये कितनी हो जाएगी, y। तो मुझे पता है पाइथागोरस थ्योरम से y² इज इक्वल टू a² प्लस √2a का स्क्वायर। तो ये आपके पास 3a² आ गया, y इज इक्वल टू √3a। तो आपको ये डिस्टेंस भी बिल्कुल पता होनी चाहिए कि जो बॉडी डायगोनल की लेंथ है, सेकंड नंबर अपन, ये फेस डायगोनल आ गया, तो जो बॉडी डायगोनल की लेंथ होगी वो कितनी आएगी, √3। तो आप देखें यहाँ पर मैंने कुछ, भाई अपन ये कह रहे हैं जो चैप्टर डील करेगा वो क्यूब से डील करेगा, तो क्यूब के कुछ स्पेसिफिकेशंस आपको बिल्कुल ढंग से पता होने चाहिए, जो कि इस तरीके से। हाँ, इसीलिए आपको एफ नंबर 5 देखें जो आरएफएल टेबल के फॉर्म में कंप्लीट करेंगे, और ये भी काफी समझने का और ध्यान रखने का कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम इनसाइड यूनिट सेल। तो क्या मीनिंग है, मैं आपको पूरा ढंग से एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मान लो जैसे ये सारी बात अपन क्यूब की कर रहे हैं, क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें, तो क्यूबिक यूनिट सेल में आपको पता है कि कॉर्नर पे जो एटम, ठीक है भाई, ये पूरा इस यूनिट सेल के अंदर थोड़ी गया, इसका तो कुछ पार्ट गया है। तो जितना पार्ट गया है इनसाइड यूनिट सेल उसी को कंट्रीब्यूशन बोल रहे हैं, और ये पार्ट आपका कितना जाता है, 1/8। क्यों जाता है उसका भी डिस्कशन करते हैं। तो अपन ये कहते हैं टेबल बनाते हैं, एक टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। ये है आपके पास पोजीशन ऑफ एटम, और यहाँ पर लेते हैं कंट्रीब्यूशन इनसाइड यूनिट सेल। यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन है, तो सबसे पहले बात करते हैं कॉर्नर, फिर बात करेंगे बॉडी सेंटर, फिर बात करते हैं बेस सेंटर, फिर बात करते हैं हेड सेंटर, फिर बात करते हैं इनसाइड कोई भी। तो आप देखिए, तो एटम आपके पास क्या होगा, फेस पे होगा। आप ध्यान देना, वो एक तो इस यूनिट सेल में आएगा और एक इस यूनिट सेल में आएगा। तो फेस सेंटर का जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो कितना आएगा, 1/2 आएगा। जो एटम आपके पास बिल्कुल बॉडी सेंटर पे उसी के अंदर कंट्रीब्यूट होगा, उसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 1। जो आपके एच सेंटर पे है इसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 1/4। तो ये कितना आ जाएगा, 1/4। जो मान लो इनसाइड है लेकिन बॉडी सेंटर पे नहीं है लेकिन पूरा पूरा अंदर है, उसका भी कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, 1, और इसका कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, 1/2। आप मेरे को बिल्कुल एग्जैक्टली क्या है इसको कई एग्जांपल से समझा सकते हैं, पर इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अपन इसको डायग्रामेटिकली बहुत इजी वे में आपको मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये इसका जो रीज़न है उसको अपन समझते हैं। मैंने क्या किया इस तरीके से,
ये पिंक कलर की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पिंक कलर की तो मैंने कितने यूनिट सेल ले ली जो कि बाहर की तरफ आई हुई और 10 नंबर 11 नंबर 12 नंबर 13 नंबर 14 नंबर 15 16 17 ये येलो कलर की जो है ये पीछे की तरफ, ठीक है। टोटल मैंने यूनिट सेल कितनी ली? टोटल 18 ली। अब आप ध्यान देना, मान लो कोई मैं एटम यहाँ लेता हूँ, फेस सेंटर पे लेता हूँ, ये फेस, मुझे पता है ये जो एटम होगा, आप जान लो आधा पार्ट तो 5 के अंदर जाएगा, आधा 14 के अंदर, तो जो फेस सेंटर उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? 1/8। मेनली मैंने समझने के लिए ये वाला यानी एच सेंटर का एग्जाम्पल। अब देखो जो 4 और 7 है ये तो अंदर की पीछे की तरफ इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आएगा? 1/4। अगर आपने ये ले लिया जो कि आपका कॉर्नर है, तो आप कॉर्नर पे ध्यान दो क्या होगा? 5 6 8 टाइम ये तो टोटल 8 ओवरऑल क्या है मैं आपको बताऊँ। जैसे ये फेस है, अगर एटम तो क्या होगा? इसका कुछ पार्ट वॉल मान लो, इसका एक पार्ट भी कमरे में आएगा, एक पास वाले कमरे में, तो कितने कमरों में इक्वली कंट्रीब्यूट हो रहा है? 2 में, तो एक के अंदर उसका कितना पार्टिसिपेशन होगा? 1/2। इसके अंदर टोटल एटम देखो जेड क्या मान लो इसी के अंदर मान लो 4 कॉर्नर पे एटम, एक कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 1/8। तो आप टोटल सम कैसे करोगे? 1/8 1/8 1/8, तो 4/8 आ गया। तो कह रहा है आप सीधे एक काम करो, जितने भी कॉर्नर के आइटम्स है उसको 8 से डिवाइड करो। मान लो 2 एजेस के सेंटर, ठीक है, तो एजेस के सेंटर जितने भी हैं उसको किससे डिवाइड कर दो आप? 4 से। इसी तरीके से अगर मान लो फेस सेंटर पे एटम, तो एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2 आएगा, तो जितने भी एटम है 2 से डिवाइड कर दो। बॉडी सेंटर का पूरा 1 आ जाएगा। तो अपन एक इजीली एक फॉर्मूला लिख सकते हैं जेड की कैलकुलेशन के लिए। जेड टोटल एटम्स पर यूनिट सेल होता है, तो उसको इस फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो इस वाले केस में इसमें जेड ये बॉडी, तो जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा? देखो 4/8, तो ये हो गया, ये 2 है 2/4 आ जाएगा। फेस सेंटर है 2/2 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, तो ये 1/2 1/2 2 3, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है, उससे पहले अपन एक चीज जान लेते हैं, टाइप्स ऑफ ब्रेविस लैटिस इन क्यूबिक सिस्टम। देखो क्यूबिक सिस्टम में ब्रेविस लैटिस किस टाइप का? एक तो होता है सिंपल क्यूबिक, एक होता है बीसीसी, और एक होता है एफसीसी, जिसको अपन सीसीपी भी बोलते हैं। तो आपको क्या है ये बिल्कुल पता होनी चाहिए, ये 3 तरीके के होते हैं। अब सिंपल क्यूबिक का मतलब क्या होता है ये मैं आपको समझा देता हूँ। पहला नंबर लेते हैं अपन सिंपल क्यूबिक। अच्छा, सिंपल क्यूबिक को एससी से लिखेंगे। सिंपल क्यूबिक का मतलब होता है 8 कॉर्नर पे एटम। तो आप देखें सिंपल क्यूबिक का मीनिंग क्या है? 8 कॉर्नर पे एटम हो जाता है। अब
कहेंगे सर ये क्या बता रहे हो, तो बहुत आसान सी बात है भाई, 8 कॉर्नर तो, और आपको ये अब क्या है, सिंपली एससी लिखा जाएगा, इसका मतलब आपको ये सारी इंफॉर्मेशन पता होगी। दूसरा है आपके पास बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर क्यूब, इसको बीसीसी से लिखेंगे, 8 कॉर्नर प्लस 1 बॉडी सेंटर, 8 तो कॉर्नर आ गए और 1 बॉडी सेंटर। ऐसे ही आपको पता होना चाहिए फेस सेंटर, फेस सेंटर क्यूबिक, जिसको एफसीसी बोलेंगे, और इसका एक और नाम होगा क्यूबिक क्लोज ब्रैकेट, जिसको अपन सीसीपी बोलेंगे। एफसीसी और सीसीपी सेम है, और इसमें क्या होता है 8 कॉर्नर प्लस 6 फेस सेंटर। 8 कॉर्नर और 6 फेस सेंटर का मतलब क्या है ये भी देख लें आप। 8 कॉर्नर ऑक्यूपाइड है और 6 फेस सेंटर, 1 2 3 4 5। तो इसका मीनिंग ये होता है भाई, कहने का मतलब ये है कि z की कैलकुलेशन से पहले आपको ये जो शॉर्ट में लिखा गया, सिंपल क्यूबिक लिखा गया, बीसीसी लिखा गया, एफसीसी लिखा गया, इन सबका मीनिंग आपको ढंग से पता है। मैं थोड़ा समझ करता हूँ। तो जो अपन ने मेनली इस टॉपिक में सीखा वो है क्यूब में जो कॉर्नर का एटम होगा उसका कॉन्ट्रीब्यूशन इनसाइड कितना आएगा 1/, जो फेस सेंटर पे होगा, फेस पे होगा फेस सेंटर, उसका कितना आएगा 1/8, जो एजेस के सेंटर पे होगा उसका कितना आएगा 1/2, और जो बॉडी सेंटर पे होगा, जो बॉडी सेंटर पे होगा उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आएगा। तो यही बात यहाँ लिखी गई, फिर इसको एक्सप्लेन किया गया। अब टोटल एटम्स पर यूनिट सेंस, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, रैंक ऑफ सॉलिड, जेड बार बार काम में आए, तो ये जेड कैसे कैलकुलेट करना है, वही कॉन्ट्रीब्यूशन की हेल्प से, कॉर्नर बाई 8, BC/4, FC/2। फिर आपको पता होगा अगर कहीं सिंपल क्यूबिक लिखा है तो उसका ये मीनिंग है, BCC का ये मीनिंग है, FCC और CCP इक्विवेलेंट है और उनका ये मीनिंग। तो इसी में देखो आप क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उसका डिस्कशन करते हैं। तो आप देखें क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ z फॉर ईच केस। ठीक है, आपको दे रखा है एक यूनिट सेल दे रखी है और आपसे पूछा गया है z। z का मतलब है रैंक ऑफ सॉलिड, टोटल एटम्स पर यूनिट सेल। सबसे पहले इसने सिंपल क्यूबिक दे दिया आपको, सेकंड नंबर पे इसने दे दिया BCC दे दिया, थर्ड नंबर पे इसने दे दिया आपको FCC या CCP बोल दिया इसने, फोर्थ नंबर पे इसने बोला एटम्स आर प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर प्लस फेस सेंटर प्लस एजेस के सेंटर। फिर इसने एक 5 नंबर दिया आपको, ठीक है। 5 नंबर में क्या दिया इसने, आप सुनना मेरी बात ध्यान से। इसने कॉर्नर पे एटम्स रखे हुए हैं सारे, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है। आपको ईच केस में किसकी वैल्यू बतानी है, z की। तो सिंपल क्यूबिक का मेरे को मीनिंग पता होता है 8 कॉर्नर्स, तो 8/8 ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ये फिक्स्ड है। अब आगे आप एक बार में समझ लें कि इसमें z की वैल्यू 1 आएगी, ये हमेशा ही अब अपने आगे काम में आएगा। BCC तो 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो ये हो गया, प्लस 1 बॉडी सेंटर, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। अगर इसकी बात करें z की, तो 8 तो कॉर्नर्स है, प्लस कितने फेस सेंटर है आपके पास 6, और कंट्रीब्यूशन के हिसाब से ये टोटल कितना आ जाएगा 4। तो ये 1 2 एंड 4 टोटल एटम्स पर यूनिट सेल जो होंगे
वो इतने नंबर्स होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है उसकी बात करते हैं तो देखो ऑल कॉर्नर तो 8/8 हो गया, ऑल फेस सेंटर 6/2 हो गया, प्लस ऑल एजेस के सेंटर तो 12/4 हो गया, तो ये आ गया 1 + 3 + 3, तो ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। इसमें देखो अगर अपन डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो 8 तो क्या हो गए कॉर्नर हो गए डिवाइडेड बाई 8 हो गया, और 2 ही फेस सेंटर है डिवाइडेड बाई 2 हो गया, तो ये आपके पास 1 + 1 से ये वैल्यू कितनी आ गई 2। तो इस तरीके से आप ध्यान दें किसकी वैल्यू कैलकुलेट होगी, z की वैल्यू कैलकुलेट होगी, ठीक है। इसके अलावा क्या है और भी क्वेश्चंस बनते हैं। अब मान लो क्वेश्चन ये पूछा गया इन क्यूबिक यूनिट सेल, इन क्यूबिक यूनिट सेल if atoms are present at all corner and two atoms are present on each body diagonal other than बॉडी सेंटर, फिर पूछा है आपसे z कितना होगा। देखो ये क्वेश्चन क्या है, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, आपको सभी बुक्स में सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की गाइड्स बोलते हैं जिनको, उनमें आपको हमेशा ही मिल जाएगा। इसका जो रिलेशन है आगे किसी टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्टाहेड्रल वॉइड से होता है, पर आप समझना देखो क्या है, अभी अपन सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। सॉल्यूशन कैसे है इसका, अपन ने कहा कि भाई ये आपके पास क्या था, एटम्स कहाँ पर प्रेजेंट थे, 8 कॉर्नर्स पे तो थे, 8 कॉर्नर्स पे थे, तो 8 कॉर्नर्स के कारण तो आप z कितना बोल दोगे 8/8 बोल दोगे। अच्छा अब क्या है ईच बॉडी डायगोनल, तो आप देखिए ईच बॉडी डायगोनल पे 2 आ रहे हैं, ठीक है, बॉडी सेंटर पे नहीं लेना है, बॉडी डायगोनल पे। तो बॉडी डायगोनल क्या होते हैं, एक रूम में दो जो अपोजिट कॉर्नर है, तो उसमें क्या होगा जब भी 2 एटम रखोगे तो वो इनसाइड ही आएंगे, इनसाइड का कंट्रीब्यूशन 1 होता है, तो एक पे कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो 4 बॉडी डायगोनल, तो 4 बॉडी डायगोनल ईच पे कितने हैं 2 है, तो टोटल कितना आ गया 1 + 8, जो रिजल्ट आएगा आपके पास ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से कैलकुलेट होगा। और देखिए आप क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है in a cubic unit cell atoms are present at alternate corner, alternate face center and alternate एच सेंटर, z पूछा गया है आपसे कितना होगा। देखो ये सॉल्यूशन भी वैसा ही है कि आपको पहले पता होना चाहिए भाई ऑल्टरनेट कॉर्नर की बात करें तो वो कितने होते हैं 4 होते हैं, ऑल्टरनेट फेस सेंटर की बात करें तो ये कितने होते हैं 2, ऑल्टरनेट अपन बॉडी इसकी एच सेंटर की बात करें तो ये कितने होते हैं 4। तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप देखो जो z की वैल्यू आएगी वो कॉर्नर 4 कॉर्नर है डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा, 2 फेस सेंटर है डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, 4 एच सेंटर है डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपके पास 4 हो जाएगा, तो ये तो 0.5 आ गया +1 + 1, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या है आपके पास z की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फिर मान लो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया इन ए क्यूबिक यूनिट सेल एटम्स आर प्रेजेंट
एट, अब देखो वो इसी में कह रहा है कि एटम्स कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है, एट ऑल कॉर्नर, all face center. If two atoms are removed from face center, then z equal to कितना। तो कोई ऐसा कोई खास क्वेश्चन नहीं उसी कॉन्टिन्यूटी में, पर ठीक है, मतलब ऐसा टाइप भी बनता है क्वेश्चन का। आप देखो कि z की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, भाई कॉर्नर पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया तो 8/8 हो जाएगा। फेस सेंटर की बात करें तो फेस सेंटर अब आपके पास कितने हैं, 6 की जगह 2 हटा दिए, 4 बचे, तो 4/2 आ गया, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आप देखिए इस तरीके से क्या है क्वेश्चन सॉल्व होंगे। z को कैसे कैलकुलेट करना है ये अपन ने सीखा, आगे देखते हैं इसके बाद। अब इसके बाद अपन क्या है, हेक्सागोनल के लिए, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए z की वैल्यू सीखते हैं, ठीक है। तो ये है टोटल एटम्स पर यूनिट सेल ऑफ HCP। तो HCP पहले तो क्या है, ये होता है हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग, ठीक है। अच्छा अब ध्यान देना इसके अंदर, अच्छा इसमें जो एटम्स होते हैं वो इन कॉर्नर्स पे होते हैं, यहाँ 2 एटम्स होते हैं और यहाँ पर कितने एटम्स होते हैं, ये 3। तो सबसे पहली बात तो यूनिट सेल इस तरीके से होती है, ठीक है। अब इसमें आपको किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, z की। तो अपन z कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखो जो कॉर्नर पे एटम है इसका जो कंट्रीब्यूशन आएगा, ठीक है, इसका जो कंट्रीब्यूशन आएगा ये आपके पास आएगा 1/6। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि 1/6 क्यों आएगा। एक एटम का इनसाइड जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, 1/6। तो ऐसे टोटल एटम 1 2 3 4 5 6 और 6 नीचे 12 है। तो ये जो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा ये आपके पास कितना आ जाएगा, 2। जो ये एटम है ये सारे क्या होते हैं, इनसाइड होते हैं। जो भी इनसाइड होता है उसका कंट्रीब्यूशन 1 आता है और 3 एटम्स है, तो ये टोटल 3 आ जाएगा। जो आपके पास यहाँ एटम है ये फेस सेंटर का एटम है, तो इसका जो कंट्रीब्यूशन आएगा ये 1/2 आएगा, और ऐसे एटम कितने हैं, 2 है, तो केवल ये 2 है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 1। तो जब z की वैल्यू आएगी, z की वैल्यू, तो ये 2 + 3 + 1 कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो z की वैल्यू तो कितनी आ गई, 6 आ गई। ये किसके लिए आ गई, HCP के लिए, ठीक है। तो फॉर HCP के लिए z की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 6। अब आप ये सीधे कि टोटल एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं, 6। जो इसका एक्सप्लेनेशन है, जो रीजन है उसकी बात करें अपन कि कैसे इसको एक्सप्लेन किया जाता है, तो आप ध्यान देना, अभी मैं आपको ढंग से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो मैंने क्या किया, 4 ग्रीन कलर के यूनिट सेल, हेक्सागोनल यूनिट सेल जो कि इस तरफ आए हुए हैं वो ले लिए। इसके बाद मैंने 5 नंबर यूनिट सेल, ये 5 नंबर यूनिट सेल, 6 नंबर, 7 नंबर एंड 8 नंबर, मतलब 4 इसके पीछे की तरफ है, इस वॉल के पीछे की तरफ है, वो लिए, ठीक। अब मान लो मैंने एक येलो कलर की बॉल रख दी यहाँ, ठीक। मुझे पता है इस बॉल का जो ऊपर वाला पार्ट है वो 1 2 और 3 में आएगा, रिमेनिंग पार्ट किस में जाएगा, 5 6 7 में। मतलब ये कितने में कॉमनली आ रहा है, 3 आगे 3 पीछे, तो टोटल कितने में आ रहा है, 6 में।
तो एक में जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो कितना आ जाएगा 1/6। अगर मान लो मैं बॉल को यहाँ लेता हूँ फेस सेंटर पे, यहाँ लेता हूँ, तो फेस सेंटर पे लूंगा तो आधा पार्ट तो स्क्रीन वाले में आएगा, आधा पीछे वॉयलेट वाले में जाएगा, तो अपने पास इसका जो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा वो टोटल कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है। अच्छा, इसी में क्या है, आपसे ये पूछा जाए कि कंट्रीब्यूशन पूछा जाए, कंट्रीब्यूशन। ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है, जो बॉल क्या है यहां होगी, ये फेस सेंटर की, इसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 1/2, ये अपन पढ़ चुके हैं। जो बॉल कॉर्नर पे आएगी इसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 1/6। पर अगर इसने कोई बॉल यहाँ या यहाँ रख दी, ठीक है, अब आप देखें जो बॉल यहाँ होगी, ठीक है, वो कितने में कंट्रीब्यूट होगी 4, 8 एंड 3, 7 में, तो इसका जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो कितना आएगा 1/4 आएगा। अगर मान लो ये वाली साइड वॉल पे रख दी इसने बॉल को, तो जो इसका कंट्रीब्यूशन आएगा आप देख सकते हैं, एक इधर और एक इधर, टोटल कितना कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 1/3। तो हालांकि ये बहुत रेयर सा क्वेश्चन है, हेक्सागोनल के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, फिर भी जो तो इसको अगर अपन छोड़ दें 1/3, ठीक है, वैसे आप घर पे थोड़ा और इमेजिनेशन करेंगे, सोचेंगे तो बहुत इजीली पता कर सकते हैं कि ये जो यूं बना हुआ है, एक इधर जाएगा, इसी तरीके से एक इधर जाएगा, मतलब मैं अगर थोड़ा सा डायग्राम बनाऊं तो इस तरीके से यूनिट सेल में जाएगा, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, ठीक है, और एक इधर आएगा, तो टोटल कितने में आएगा आपके पास 3 में, मतलब सॉरी ये यहाँ रहेगा 3 में, 1, 2 और 3 में, ठीक है, 1/3 हो जाएगा। तो देखो फाइनली मैं इसको कंक्लूड करता हूँ, ठीक है, आपको जो Z के बारे में पता होना चाहिए वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के बारे में पता होना चाहिए। इसके लिए Z की वैल्यू कितनी आती है 6। फिर आपको पता होना चाहिए कि जो कॉर्नर पे एटम होगा इसका कंट्रीब्यूशन 1/6 आता है, फेस सेंटर वाले का 1/2, और जो अपर में ये जो एज आता है इसका 1/4 आता है, जबकि जो साइड में एजेस हैं इसका कितना आता है 1/3। ठीक है, अब ध्यान दें आप, इसके बाद हेडिंग है आपके पास प्रिडिक्शन ऑफ सिंपलेस्ट फॉर्मूला, जिसको SF से लिखेंगे, और एम्पेरिकल फॉर्मूला EF से लिखेंगे, ऑफ सॉलिड विथ हेल्प ऑफ यूनिट सेल। देखो अगर आपको यूनिट सेल के बारे में पता है कि यूनिट सेल कैसी है, उसमें एटम्स कैसे हैं, तो आप उसका क्या है सिंपलेस्ट फॉर्मूला बता सकते हैं। तो इसकी जो बेसिक सी बहुत आसान सी थ्योरी है, द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ different types of elements in unit cell provide simplest formula और empirical formula। ठीक है, देखो बात क्या आपको क्वेश्चन से बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। इन एनी यूनिट सेल, बता रहा है यूनिट सेल क्यूबिक है, एटम AR present at all corner and B at all face center। फिर आपसे पूछा गया सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या हो। देखो बहुत आसान सा सॉल्यूशन, अपन ने कहा आप लोकेशन लिख लो, ठीक है, A लिख लो कहाँ पर है, आप लिख लो B कहाँ पर है। A कहाँ पर है, ऑल कॉर्नर 8 कॉर्नर पे,
बी 6 फेस सेंटर पे, कंट्रीब्यूशन के हिसाब से 8/8 हो गया, 6/2 हो गया, तो 1:2 कितना आ गया 3, तो ये कितना हो गया AB3 हो गया, तो फॉर्मूला कितना आ जाएगा AB3 आ जाएगा। ठीक, तो इस हिसाब से इसका आंसर आएगा। आपको मेरे ख्याल से आ गई होगी बात समझ में। तो यहाँ भी जो बोर्ड पे लिखा हुआ है दो ही खास बातें, एक तो z की वैल्यू का 6 आना और दूसरा क्या है इस तरीके से इस वैल्यू का आना। ठीक है, z की वैल्यू सॉरी सिंपलेस्ट फार्मूला कैसे निकालना है उस बारे में। सिंपलेस्ट फार्मूला क्या आएगा, जो भी डिफरेंट टाइप्स के एटम है उनका सिंपलेस्ट रेशियो। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, कैसे पूछे जाते हैं ये भी, इवन इतना सिंपल क्वेश्चन भी आ चुका है। अपन वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको बहुत बेहतर समझ में आ जाए। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद और क्वेश्चंस करते हैं, पर उससे पहले आप एक क्वेश्चन की लैंग्वेज में एक बात को ढंग से समझ लेना। वो क्या खास बात है मैं आपको ये नोट करके लिख के दे रहा हूँ, आप ध्यान देना। तो अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है एटम्स आर प्रेजेंट एट ऑल फेस सेंटर, और एक लिखा हुआ है एटम्स आर अरेंज्ड इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, या ऐसा लिखा हुआ है एटम्स आर अरेंज्ड इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग। देखो स्टूडेंट क्या गलती करता है उस पर अपन फोकस करते हैं। फिर उसने कहा कि जो फेस सेंटर है, और यहाँ पर भी उसने ये देखा कि ऑल फेस सेंटर, ठीक है, तो वो कहता है सर दोनों एक ही लैंग्वेज है। नहीं, फेस सेंटर पूरा क्यूबिक यूनिट सेल या क्यूबिक क्लोज पैकिंग दे रखा है, तो एटम्स 8 कॉर्नर एंड 6 फेस सेंटर पे प्रेजेंट है। लेकिन अगर उसने केवल फेस सेंटर बोला है तो कहाँ पर प्रेजेंट है, 6 फेस सेंटर पे। इसी तरीके से क्या है, अगर आपको ये लिख के दे रखा है एटम्स आर प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर, लैंग्वेज केवल इतनी है बॉडी सेंटर, तो केवल एक ही बॉडी सेंटर काउंट होगा। लेकिन अगर उसने लिखा है एटम्स आर प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है, तो इसका मतलब पूरा BCC हो गया 8 कॉर्नर प्लस 1 बॉडी सेंटर, तो एटम्स यहाँ प्रेजेंट हो गया। ठीक, तो ये आपको लैंग्वेज में बिल्कुल ध्यान रखना है, इसी बिहाफ पर आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो आप क्वेश्चन में देखें, आप जैसे ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में एटम A ऑल कॉर्नर, ठीक है, ये लिखा हुआ है एटम B, ठीक है, एट ऑल H सेंटर। ठीक, तो आप देखें इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, बहुत ही आसान सा है। ठीक है, अपन बोलेंगे A⁻B लिख लो, आप A⁻B लिख लिया। A कहाँ पर है, 8 कॉर्नर पे, ये कहाँ पर है 12 एजेस के सेंटर, तो 8/8 आ गया, 12 कितना आ गया 4, तो 1:3 आ गया। फॉर्मूला क्या आ जाएगा, AB3 आ जाएगा। और देखें आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है एटम A आर अरेंज्ड इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट B ऑल H सेंटर। ठीक है, तो आपसे Z की वैल्यू पूछिए, सॉरी आपसे सिंपलेस्ट फार्मूला पूछा है, तो आप देखें A और B की बात करें अपन, तो A कहाँ पर है आपके पास FCC, पूरा क्या लिखना पड़ेगा FCC, B क्या लिखना पड़ेगा आपको EC, तो ये क्या आ गया 12 EC आ गया। ये 8 कॉर्नर प्लस क्या होता है 6 फेस सेंटर, और ये कितना आ गया 12/4 आ गया। 8/8 प्लस ये आ गया 6/2। वैसे भी अपने को पता होना चाहिए कि डायरेक्टली FCC का Z कितना होता है 4, तो 4:3 आ गया, तो A4B3 इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दें आप। देखो ये भी कंपेयर करके देखेंगे। थर्ड नंबर, ए एट बॉडी सेंटर, ठीक है, बी एट ऑल्टरनेट फेस सेंटर, ठीक है। अच्छा मैं फर्क बताऊंगा अभी आपको। ए आर अरेंज्ड इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होगा? सिंपलेस्ट फॉर्मूला, देखो जो मेन बात आपको समझ में आनी चाहिए कि ए कहां पर है? बॉडी सेंटर पे, तो 1 हो गया बॉडी सेंटर। बी ऑल्टरनेट फेस सेंटर कितने होते हैं? 2 फेस सेंटर होते हैं, 1/1, 2/2, 1:1। तो फॉर्मूला क्या आ गया? ए बी। इसका सॉल्यूशन देखें, ए और बी। ए किसमें है? पूरा बीसीसी लिखेंगे। अब बीसीसी के लिए जेड कितना होता है? 2। बी कहाँ पर है? बी, और ये लिखा हुआ है इसने बी फेस, ऑल फेस सेंटर, ठीक है। तो ये 6 फेस सेंटर आ गए। तो ये आपके पास 6 कितना आ गया? 2। तो ये 3 आ गया, 2⁻3। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? A2B3 है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आप ध्यान देना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। आप समझेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। एटम ए, ठीक है, ये है ऑल्टरनेट कॉर्नर्स पे है। एटम बी है ऑल्टरनेट फेस सेंटर पे है। सी है ऑल्टरनेट एज सेंटर पे है, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्मूला पूछा गया। तो देखो ये जो ऑल्टरनेट वाला है मैं आपको बता चुका हूँ कैसे यूज में लेना है ऑल्टरनेट वाले को। तो ए, बी एंड सी, ऑल्टरनेट कॉर्नर कितने होते हैं? 4 कॉर्नर। ऑल्टरनेट फेस सेंटर कितने होते हैं? 2 फेस सेंटर। ये 4 एज सेंटर होते हैं। तो 4/8 आ गया, ये 2/2 आ गया, ये 4 कितना आ गया आपके पास? 4। ये 1/2 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया। तो ये आपके पास 2 आ गया, 1:2 तो ये आ गया AB2 एंड C2। ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए इस पे अभी और भी क्वेश्चंस करेंगे। कुल मिला के क्या है, जो डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं उनका जहाँ जैसा अरेंजमेंट होता है तो यूनिट सेल में उसकी कितनी काउंटिंग है, उससे जो सिंपलेस्ट रेशियो आएगा वही उसका क्या होगा? सिंपलेस्ट फॉर्मूला। अभी जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उसमें एक खास बात पे आप ध्यान देंगे, केवल फेस सेंटर बोला है तो 6 फेस सेंटर, लेकिन अगर उसने बोल दिया कि एटम्स फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट में है तो ये पूरा काउंट होगा, ठीक है। उसने केवल बॉडी सेंटर बोला तो 1 बॉडी सेंटर, लेकिन अगर उसने बोला बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट है तो बीसीसी पूरा होगा 8 कॉर्नर एंड 1 बॉडी सेंटर। इस खास बात पे आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद क्या है, डेंसिटी पे अपन बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करेंगे। आप ये समझ लें कि ये एक शॉर्ट ट्रिक है और क्वेश्चन को लेंथी करने की जगह अपन बहुत आसान तरीके से करेंगे। तो क्या टाइप है क्वेश्चन का? तो ये है अपने पास स्पेशल टाइप्स ऑफ डेंसिटी न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो डेंसिटी के न्यूमेरिकल्स की स्पेशल टाइप की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। देखो इसमें क्या होगा, पहला केस है या ए केस ले लें, ग्राम क्वांटिटी की बात कर रहा है, ठीक है। या तो क्वेश्चन में गिवन है या पूछी गई है, और साथ में नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहा है, इन दो की बात करेगा। तो देखो जो बुक में दे रखा होता है वो लेंथी सा तरीका दे रखा होता है जिसको बहुत इजीली आप शॉर्ट में सॉल्व कर सकते हो। आपको पता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है GAW इंटू Z अपॉन NA इंटू A क्यूब,
ठीक है, ये होता है ग्राम एटॉमिक वेट। तो आप देखो नया फॉर्मूला क्या आ गया, डेंसिटी इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक वेट की जगह केवल ग्राम लिख लो, Z एज इट इज रहने दिया, और जो एवोगैड्रो नंबर है, ये नंबर है ना, तो इसको नंबर ऑफ एटम्स कर दो, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, इनटू ये A क्यूब। ठीक है, अब क्या है, ये जो फॉर्मूला आ गया एक तरीके से मैं इसको ये बोल सकता हूं कि ये शॉर्ट ट्रिक आ गई, और इससे आप न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें देखते हैं अपन क्वेश्चन। देखो मान लो क्वेश्चन ये दे रखा है 100 ग्राम X एलिमेंट हैज नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 2 into 10 to the power 24. Calculate its density in gram per centimeter cube if cell length is 400 picometer. तो ये आपके पास क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करना है आप ध्यान देना। सबसे पहले तो अपन ये बात करें कि भाई फॉर्मूला क्या लगा देंगे डेंसिटी का, जो ये वाला फॉर्मूला था, मतलब ग्राम एटॉमिक वेट की जगह तो मैंने क्या लिख दिया, ग्राम लिख दिया, Z एज इट इज, यहाँ क्या लिख दिया मैंने, नंबर ऑफ क्या लिख दिए, एटम्स लिख दिए, और यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, A क्यूब लिख दिया। अब आप ध्यान दें, ग्राम की बात करें तो कितने ग्राम दे रखे हैं, 100, ये दे रखा है X एलिमेंट, इसने दे रखा है ये FCC में बकायदा गिवन होगा, तो ये कितना आ गया आपके पास, 4 आ गया। नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए, 2 into 10 to the power 24 आ गया। अब ध्यान दें A की वैल्यू, मुझे पता है A जो इस फॉर्मूले में लेना होता है वो सेंटीमीटर में लेना होता है, 400 पिकोमीटर दे रखा है इसने, ठीक है, तो 400 इंटू 10 to the power -12 मीटर हो गया, 400 इंटू 10 to the power माइनस ये 400, ठीक है, 400 इंटू 10 to the power -10 सेंटीमीटर हो गया, 4 इंटू 10 to the power -8 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ जो वैल्यू रखोगे 4 इंटू 10 to the power -8 इसका क्यूब। तो देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो बहुत इजीली, और कैलकुलेशन भी कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजीली आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, डेंसिटी की वैल्यू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको सभी बुक्स में इवन एग्जाम में आया हुआ मिलेगा। एक्स एलिमेंट इसने बता रखा है BCC, एटॉमिक वेट दे रखा है इसने दे रखा है मान लो 50 दे रखा है, इसने कहा कि डेंसिटी दे रखी है 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसने कहा कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 100 ग्राम X, A की वैल्यू दे रखी है 200 पिकोमीटर। देखो वापस जो क्वेश्चन है आपके पास बिल्कुल ऐसा ही, मैंने आपको क्या बोला, जहां पर ग्राम क्वांटिटी एंड नंबर ऑफ एटम्स, ग्राम क्वांटिटी या तो पूछी गई हो या गिवन हो, और नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट द नंबर, ये पूछे गए। तो अगर ये बात पूछी गई है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, ये वाला। तो फॉर्मूला आपके पास लगेगा, ध्यान देना आप, डेंसिटी इज इक्वल टू, ये आपके पास आ गया ग्राम, ये आपके पास आ गया Z, ये आपके पास आ गया नंबर ऑफ एटम्स इनटू A क्यूब, ठीक है। तो मैं चलो एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू, ये आ गया ग्राम क्वांटिटी, ये डेंसिटी आ गया, ये A क्यूब आ गया, और ये क्या आ गया आपके पास Z। तो ग्राम क्वांटिटी तो कितनी आ गई आपके पास 100 ग्राम, ये 100 आ गया, BCC है इसलिए Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, डेंसिटी कितनी आ गई 1.5 आ गई। A आपको फिर किस में लेना है, सेंटीमीटर में लेना है, ठीक है। तो 200 का मतलब ये आप फाइनली 2 इंटू 10 की पावर -8 का क्यूब आ जाएगा, और नंबर ऑफ जो एटम्स आएंगे, वो इसी नंबर में आ जाएंगे,
ठीक है, इसी नंबर में आ जाएंगे। तो आप देखें ये फॉर्मूला कैसे काम कर रहा है कि भाई जहां कहीं ग्राम क्वांटिटी पूछी गई हो, अपन ऐसा भी बोल सकता है, या फिर क्वेश्चन मार्क हो, या फिर क्वेश्चन, भाई इन दो का क्वेश्चन है डेंसिटी के साथ में, तो आप बड़े मेथड पे नहीं जाए, जो GAW है उसको रिप्लेस कर दें ग्राम से, और जो एवोगैड्रो नंबर है उसको नंबर ऑफ एटम से, और तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन कितना स्पीडली और इजीली सॉल्व हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बाद। सी कहाँ पर आ गया, ये आपके पास है, सी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपन, सी को बाद में। तो 8 कॉर्नर्स हैं, 2 कॉर्नर हटा के 6 कॉर्नर आ गए, तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, 2 कॉर्नर आ जाएंगे। 3 बी को पी की जगह सी लगाया, तो यहाँ पर 3 फेस सेंटर आ गए, और यहाँ पर भी 3 फेस सेंटर आ गए। अब ध्यान दो, 6/8 हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा, ये 2/8 हो जाएगा, प्लस 3/6 हो जाएगा, पूरा लिख देते हैं, 3/4 हो गया, ये 1/2 हो गया, ये देखो 1/4 प्लस 1/2 हो गया, एलसीएम लिया आपने 4, तो ये आपका 4 1 प्लस ये आपके पास ये कितना आ गया 1 प्लस, ठीक है 2 3/4 आ गया, तो ये 3/4 आ गया, ये 1/2 आ गया, ये 3/4 आ गया। आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, तो 3/2 तो ये आपके पास नया आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आप देखिए क्वेश्चन का टाइप क्या है, क्वेश्चन में क्या करना है आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। भाई ये सारे क्वेश्चन है कि किसी को रिमूव किया, तो एक कॉर्नर को रिमूव किया तो 7 आ गए, बॉडी डायगोनल से जो एटम रिमूव होंगे उसके बाद नई बात लिख देंगे अपन, फेस डायगोनल से जो रिमूव होंगे फिर अपन नई बात लिख देंगे। इस तरीके का भी एक टिपिकल सा क्वेश्चन बन जाता है।